हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री यशस एंड वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा है 8th चैप्टर, जिसे हम अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। जानेंगे कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, किस तरह से स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनेंगे और किस तरह से वो लैंग्वेज को घुमाकर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस लेसन में हम बात करने वाले हैं। डिटेल डिस्कशन होगा, तो चैप्टर के साथ बने रहिएगा और अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नेम आप देख पा रहे हो, क्या कह रहा है चैप्टर का नेम क्या है आप देख पा रहे हो। क्या मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया और उष्णकटिबंधीय और एवं उपोष्ण प्रदेश। तो इन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है हर एनसीईआरटी में स्टोरी दी रहती है, स्टोरी से ही हमें चीज़ें क्लियर करवाई जाती हैं। तो रेणुका क्या है? रेणुका एक लड़की, वह बहुत ही उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे। जो चाचा थे उसके, वो वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव और वनों में थी। जब उसने चाचा ने प्राकृतिक संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। किसको? रेणुका को। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? तो फिर क्या कह रहा है? रेणुका, इस तस्वीर में तुम विश्व के विभिन्न भागों में लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से। वो चाचा उनके कह रहे हैं कि जो ये फोटो है, इसमें हर एक अलग अलग लोगों को देख सकती हो। जैसे ये सर्दी वाले इलाके के हैं, ठीक है, और कुछ क्या है, कुछ रेगिस्तानी देखेंगे जो गर्मियों के, ये देखो ये रेगिस्तान इलाके के हैं। तो इस तस्वीर में हर जगह के लोगों की तस्वीर इसमें मिलेगी। ठीक है, तो क्या है, रेगिस्तानी, बर्फीले और कुछ गर्म और नम, यानी कि गर्मी भी और सर्दी दोनों चीज़ वहाँ होती हैं। तो इस तरह के लोगों को आप इस तस्वीर में देख सकते हो। रेणुका ने कहा, वे भले ही देखने में क्या हो अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा, मकान जैसी जीवन मूल आवश्यकताएं हमारे ही समान होती है। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की क्या करते हैं, मदद करते हैं। वे प्राकृतिक के करीब हैं और जीवन की शुरुआत में ही वो प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछलियां पकड़ना, वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो जो जैसा देश वैसा भेष। तो कई बच्चे क्या होते हैं वहाँ के, उन्हें क्या करते हैं, बचपन से ही यही प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे मछली पकड़ना है, कैसे सामानों को इकट्ठा करना है। तो ये चीज़ें उन्हें सिखा दी जाती हैं बचपन से ही। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो इस चैप्टर से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान से पढ़ते रहिएगा। तो कह रहा है कि हम जो चैप्टर है 8, 9 एंड 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें 10 लेसन दिया है, आई थिंक 10 नहीं है, 9 तक ही है, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी क्या हो गई है, दोबारा से वो हुई है। तो इसकी वजह से क्या है, 9 चैप्टर ही एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। अब क्या है, अमेजन बेसन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो अमेजन नदी थी, उसी अमेजन बेसन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। अमेजन बेसन अमेजन बेसन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखेंगे। ध्यान से दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित होता है। तो ये मैप की बात कर रहा है। अगर आपको दिख पा रहा हो तो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। ये जो 0 डिग्री है, आपको सबको पता है ये क्या होती है, विषुवत रेखा होती है। इसके ऊपर क्या होता है, हमारा कर्क रेखा होती है 23.5, तो यहाँ पे होगी 23.5। बट जो ये वाला देश होता है ना, ये वाला स्थान, ये उष्णकटिबंधीय स्थान होता है। कितना? 10 डिग्री इधर बताया है कर्क रेखा की तरफ, मतलब 10 डिग्री उत्तर से और 10 डिग्री मध्य के बीच क्या होता है, आपका उष्णकटिबंधीय प्रदेश होता है। तो मैप में देख पा रहे होगे आप लोग, ये 10 डिग्री उत्तर है और ये 10 डिग्री दक्षिण है। आपको पता है विषुवत रेखा के इधर आपका उत्तर होता है और इधर आपका क्या होता है, इधर आपका दक्षिण होता है। तो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में आपका क्या होता है, कौन सा देश, कौन सी जगह होती है, वो उष्णकटिबंधीय प्रदेश होते हैं। यहाँ पर क्या होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ये चीज़ें आपको रट जानी चाहिए, क्योंकि हर चैप्टर में आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं बार बार। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश आपको पता है विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में जो जगह स्थित है, वो क्या कहलाती है, हमारी उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री
मध्य भाग को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश किसे कहते हैं, तो वो हो जाएगा 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, दोनों को ही क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, ये आपकी क्या जा रही है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा जा रही है, ठीक है। यहाँ 23.5 डिग्री कर्क रेखा है ये वाली, और ये क्या है, मकर रेखा है, ठीक है, 23.5 डिग्री। अब वो कह रहा है कि जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वो इतना है पूरा, यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में आपका उष्णकटिबंधीय प्रदेश हो जाता है। फिर कह रहा है भूमध्य रेखीय प्रदेश, यानी कि भूमध्य रेखा का प्रदेश कौन सा होगा, तो मान लीजिए 10 डिग्री ये है, 10 डिग्री, यानी कि ये 10 डिग्री उत्तर हो गया, ये 10 डिग्री दक्षिण हो गया। तो जो ये वाला प्रदेश है ग्रीन ग्रीन वाला, ये क्या हो जाएगा, ये आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। लैंग्वेज पे ध्यान रखना कि क्या पूछ रहा है वो, और उसी तरह से आपको क्वेश्चन टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। जो अमेजन बेसन है, वो जो अमेजन नदी है वो इसी प्रदेश से बहती है, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही क्या होती है, आपकी अमेजन नदी बहती है। पश्चिम पर्वत से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है, यानी कि जो अमेजन नदी है वो कहाँ से निकलती है, पश्चिम के पर्वतों से निकलती है और पूर्व में अंध महासागर में पहुंचती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहे हैं जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। मान लो कोई नदी है किसी दूसरी नदी के साथ मिलती है, तब उसे मुहाना कहते हैं। क्या कह रहा है, जब कह रहा है जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलाकर अमेजन बेसन का निर्माण करती है। जो अमेजन नदी है उसमें मान लो ये अमेजन नदी है, कहाँ से निकलती है, एक मिनट, ये पश्चिम से निकलती है, मान लो इधर से निकली और यहाँ पूरब जा रही है, तो इसके साथ बहुत सारी नदियाँ मिलेंगी आकर, क्या करेंगी, बहुत सारी नदियाँ मिलेंगी। और ये नदी जब जो मुख्य नदी कहीं पर जाकर गिरेगी तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एक मुहाना का निर्माण करती है ये, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। मुहाना किसे कहते हैं, मुहाना उसे कहते हैं जब जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारे सहायक नदियां मिलकर क्या करती हैं, अमेजन बेसन बनाती हैं। यानी कि जो अमेजन नदी है उसमें बहुत सारी सहायक नदियां मिलती हैं, फिर क्या करती हैं, एक अमेजन बेसन का निर्माण करती हैं। तो कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं देखेंगे। तो कह रहा है कि यह नदी बेसन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। तो जो नदी है वो कहाँ कहाँ से बहती है, तो ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के भागों से क्या होती है, अपवाहित यानी कि बहती है। क्या आप इस बेसिन में इस स्थिति के देशों का नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। तो ये चीज़ें जो हैं एक बार मैं NCERT कवर करा देती हूँ, क्योंकि 8th क्लास में भी आप नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो चीज़ें NCERT कवर कराने के बाद जो टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, जैसे नदी हो गया और हमारी महासागरीय धाराएं हो गई और इनकी सहायक नदियां हो गई, तो इन चीज़ों पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और इन पर डिस्कशन करेंगे। और इम्पोर्टेंट चीज़ों पर हम आपको इन पर बताएंगे कि कैसे नदियाँ कहाँ से मिलती हैं, किनकी कौन सी सहायक नदियाँ हैं और कौन सी गर्म धाराएँ हैं, कौन सी ठंडी धाराएँ हैं। तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। आप लोग मुझे जब NCERT फिनिश हो जाए तो आप मुझे याद दिलवा देना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की थी, किसने खोज की थी, ध्यान से सुनना, इस नदी की खोज किसने की, स्पेन के अन्वेषकों ने की। उन्होंने सुरक्षा कवच हेडगियर, क्या हेडगियर, जो सुरक्षा कवच था उन्हें स्पेन में क्या कहते थे उसको, हेडगियर। अगर क्वेश्चन बनता हेडगियर क्या होता था, तो वो एक सुरक्षा कवच हो जाता था। और घास की क्या करते थे, स्कर्ट पहने स्थानीय आदिवासियों ने क्या किया था, उन पर आक्रमण कर दिया था। किन पर, जो स्पेन के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, नदी की खोज की। तो जब वो अन्वेषक नदी की खोज करने आए तो उन्होंने क्या किया था, उन पर आक्रमण कर दिया था। कैसे आदिवासी थे वो, सुरक्षा कवच यानी कि हेडगियर और घास के स्कर्ट पहने हुए थे, उन्होंने उन पर आक्रमण किया था। और आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य एमेजोन्स नामक महिला योद्धा के आक्रामक समूह को की याद दिला दी थी। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ेंगे।
अब हमने पढ़ा था सहायक नदियों के बारे में। तो सहायक नदियाँ क्या होती हैं ये बताएंगे। यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से मिलकर मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र में पानी को बहा कर ले जाती है उनका बेसिन अथवा जल संग्रह क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन हो जाता है। जो अमेजन बेसिन है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन हो जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अमेजन नदी का बेसिन है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा जिससे उन्हें भी इस सीरीज का लाभ मिल सके। ठीक है, अब बात करते हैं जलवायु, क्लाइमेट। क्या होता है क्लाइमेट? ठीक है, वैसे आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हो चुकी है, थोड़ी नहीं डीपली हो चुकी है, फिर भी एनसीईआरटी है धीरे धीरे हमारे ज्ञान को क्या करती है, विस्तारित करती है। उसी तरह हमें अपने ज्ञान को विस्तार करना है और हर चीज़ को समझते हुए चलना है। जलवायु क्या होते हैं? जैसे कि आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास है। जब भूमध्य रेखा के आसपास है तो भूमध्य रेखा के आसपास क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो वहाँ क्या होगा, जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं तो वहाँ क्या होगा, गर्मी होगा। ये अंडरस्टूड है आपकी बात, ठीक है। तो अमेजन बेसिन कहाँ, भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। यहाँ पूरे वर्ष गर्म और नर्म जलवायु क्या कहती है, जलवायु रहती है। ठीक है, यहाँ का मौसम दिन व रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र रहता है। जो अमेजन का मौसम है वहाँ का क्या होता है, दिन और रात में लगभग समान रूप से आर्द्र और गर्म रहता है तथा शरीर में क्या होती है, चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। जो ये प्रदेश है यहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होती है। वहाँ भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, यानी कि जो वर्षा होती है वो अचानक होने लगती है। यहाँ पे कोई भी उसे पूर्व चेतावनी नहीं मिलती है। दिन का तापमान उच्च, आर्द्र और अति उच्च होता है। रात के समय तापमान कम होता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। अब इससे क्वेश्चन स्टेटमेंट में बना देगा और वो आप लोग घूम जाओगे। तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन कैसे बनाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले ये जलवायु कहाँ की है, तो ये जलवायु की बात कर रहा है अमेजन बेसिन की। तो अमेजन बेसिन की जलवायु कैसी है आपकी, अमेजन बेसिन कहाँ पर स्थित है सबसे पहले तो ये बताइए। तो वो आपका भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है। तो भूमध्य रेखा के जब आसपास स्थित है तो वहाँ पे क्या होती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो वहाँ पे क्या होगी, गर्मी होगी। तो वहाँ की क्या होती है, आपकी गर्म और नम जलवायु होती है। तो क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट बन जाएगा अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास है, स्टेटमेंट राइट होगा। दूसरा स्टेटमेंट बन जाएगा कि भूमध्य रेखा की जलवायु गर्म और नम होती है, राइट है। और मौसम दिन व रात में लगभग क्या होता है, समान होता है। यहाँ गर्म एवं आर्द्र होता है। जो मौसम है वो गर्म और आर्द्र होता है। दिन के समय क्या होता है, दिन के समय यहाँ पर ज़्यादा उच्च तापमान एवं आर्द्रता होती है। जो तापमान क्या है, उच्च होता है, आर्द्रता होती है। और क्या होता है, रात के समय तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन जो आर्द्रता है वो वैसे ही रहती है। तो कन्फ्यूजन पॉइंट यही था कि आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो। तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, अमेजन बेसिन का क्षेत्र है, अमेजन बेसिन भी डाल सकता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी डाल सकता है। तो कैसी भी स्थिति में आपको यही स्टेटमेंट लगाने हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं या अमेजन बेसिन वाला क्षेत्र होता है वहाँ दिन के समय क्या होता है, तापमान अधिक होता है और रात के समय थोड़ा, ज़्यादा नहीं, समय तापमान कम हो जाता है। लेकिन जो आर्द्रता है हमारी, जो आर्द्रता है वो क्या है आपकी, हर समय क्या होती है, सेम ही होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो गई। अब वहाँ की वर्षा की बात कर लेते हैं। कहाँ की, हम अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ रहे हैं तो अमेजन बेसिन की अभी हमने जलवायु के बारे में पढ़ा। अब हम वहाँ की वर्षा की बात करते हैं। तो वर्षा को आपने पढ़ा भी कि वहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होती है लगभग, और क्या होती है, बिना चेतावनी के, यानी कि पहले से हमें कोई अनुभव नहीं होता है, अचानक से वर्षा होने लगती है। फिर भी देखेंगे इन प्रदेशों में क्या होती है, अत्यधिक वर्षा का कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। जब यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी तो क्या होंगे, वन क्या होंगे, सघन, यानी कि घने वन उग जाते हैं। इतने सघन होते हैं कि इनकी पत्तियां क्या करती हैं, छत सी बना लेती हैं। मान लो एक ये पेड़ हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये, ऐसे ऐसे उग गए तो इन्होंने क्या किया, छत सी बना ली। जब छत सी बना लेंगे तो नीचे क्या होगी, आपकी धूप नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंचता है। भूमि प्रकाश रहित और नमी बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती हैं जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता होगी। मान लो जहाँ पर धूप नहीं पहुँच रही है तो वहाँ पे क्या, वही वनस्पति रहेंगे जिनमें क्या होती है, बिना धूप के बढ़ने की क्षमता होती है, बाकी तो नहीं रह सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पे परजीवी पौधे के रूप में क्या पाए जाते हैं, आपके आर्किड, एक मिनट गाइस, आर्किड और
आर्किड और ब्रोमीलॉयड पाया जाता है? तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि आर्किड और ब्रोमीलॉयड कहाँ पाया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा अमेजन बेसन पर पाया जाता है। कहाँ पर? अमेजन बेसन पर पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा जो आर्किड और ब्रोमीलॉयड है वो किस प्रकार का पौधा है, तो वो आपका परजीवी पौधा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे, वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। जो वर्षा वन होते हैं उसमें प्राणी जात की प्रचुरता होती है। और यहाँ पे कौन कौन से पक्षी या चीज़ें पाई जाती हैं, तो वहाँ पे टूकन और गुंजन पक्षी पाया जाता है। ध्यान रखना, टूकन और गुंजन पक्षी रंगीन पक्षित वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, यहाँ पर पाए जाने वाले जो प्राणी हैं वहाँ पर बंदर और स्लॉथ और चींटी खाने वाले टैपियर पाए जाते हैं। क्या कह रहा है? स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले क्या पाए जाते हैं? टैपियर पाए जाते हैं। तो टैपियर मोस्ट हो जाता है आपका फिर से, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि सांप, सरीसृप विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा और बोआ जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं। यानी कि मगर, सांप, अजगर और एनाकोंडा, बोआ जैसी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। तो आप लोग कहोगे कि मैम ये तो मुझे लर्न करना पड़ेगा, तो बेटा ये लर्न करना पड़ेगा आपको। कुछ चीज़ें हैं जो हमें लर्न करनी पड़ती हैं, जो चीज़ें समझाने की होती हैं तो मैं इतनी कोशिश करती हूँ, यकीन नहीं मानोगे, मैं इतने उस चीज़ को 10-10 बार समझाने की कोशिश करती हूँ जिससे कि आपको वो चीज़ें लर्न ना करनी पड़े बल्कि समझ जाओ। क्योंकि लर्निंग क्या होता है कि थोड़ा बोरिंग लगता है और क्या होता है हमारे माइंड से चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो बेटा यकीन मानिए, मैं जो चीज़ आपको समझाने वाली है वो मैं पूरी अपने जितनी मेरी कोशिश है उससे ज़्यादा समझाने की कोशिश करती हूँ। बट ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्या करनी पड़ेंगी, लर्न करनी पड़ेंगी, यानी कि थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा। तो इन जो 1-2 चैप्टर हैं उनका थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं और हमें कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है और अच्छे से पढ़ना है। एक बात और, इसमें क्या होता है, पेडागोजी आती है 20 मार्क्स की। जो आपका सेकंड पेपर होता है उसमें 40 मार्क्स का आपका कंटेंट आता है जो कि एनसीईआरटी से आता है, जो मैं कवर करवा रही हूँ। और इसमें 20 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आएगी। तो आप कहीं से जिसका भी समझ में आ रहा हो वहाँ से आप इसे कवर कर लीजिएगा। यूट्यूब से ही हो जाएगी आपकी कवर, ठीक है, तो वहाँ से कर लीजिएगा। उसे पेडागोजी को बिल्कुल मत छोड़िएगा। मैं स्ट्रेटजी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ बिकॉज मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं बच रहा है और मैं आपकी एनसीईआरटी सीरीज स्किप नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ डेली आपकी क्लास पहुँचे और आप जल्दी से जल्द एनसीईआरटी कवर कर लें। ठीक है, तो आप पेडागोजी कहीं से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि जो इसके अतिरिक्त हजारों क्या होते हैं कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली कौन सी मछली? पिरान्या मत्स्य समेत मछलियां विभिन्न प्रजातियां अमेजन नदी पर पाई जाती हैं। तो ये अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन बनेगा पिरान्या मत्स्य मछली, यानी कि पिरान्या मछली कहाँ पर पाई जाती है? तो वो आपकी अमेजन नदी पर पाई जाती है या अमेजन बेसिन पर पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से बेसिन असाधारण रूप से क्या हो जाता है? आपका समृद्ध हो जाता है। ये पढ़ लेंगे ये क्या है। तो हमने जो ब्रोमीलॉयड था इसके बारे में पढ़ा था, ये अमेजन में पाया जाता है और ये क्या है? एक परजीवी पौधा है। तो इसकी विशेषता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों को जल संचित रखता है। जो ये पौधा है जो ब्रोमीलॉयड, वो क्या करता है? अपनी पत्तियों में जल संचित यानी कि जल एकत्रित करके रखता है। मेढक जैसे प्राणी, यानी कि जो मेढक जैसे प्रजाति के प्राणी होते हैं वे इन जल के पॉकेट का उपयोग क्या करते हैं? अपनी अंडा देने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। देखो क्वेश्चन घुमाएगा तो लैंग्वेज घुमाएगा, ना कि कंटेंट घुमा देगा। कंटेंट तो यही आएगा भाई, मेढक इन जल के पॉकेट का यूज अंडा देने के लिए करता है। तो वो यही यहाँ पे मेढक की जगह मछली लिखता है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो मेढक को मेढक ही लिखेगा, बट उसे लेंथी बनाता है, शॉर्ट बनाता है, डायरेक्ट लैंग्वेज में देता है, घुमा के देता है, कैसे भी दे, पर आपका क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो ब्रोमीलॉयड पौधा है वो अपनी पत्तियों में जल संचित करता है। उन्हीं जल वाले पॉकेट में मेढक जैसे प्राणी क्या करते हैं? अंडा देने के लिए उनका यूज करते हैं। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब वहाँ के हमने जलवायु के बारे में पढ़ा, अमेजन बेसिन की, अमेजन नदी की और वर्षा के बारे में पढ़ा। अब वर्षा वन के निवासी, वहाँ के जो वर्षा वन के निवासी हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। जो यहाँ के लोग हैं वो क्या करते हैं, छोटे से क्षेत्र में रहते हैं, वन के कुछ वृक्षों को काट लेते हैं, कुछ वृक्षों को काट कर क्या करते हैं, फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछलियाँ पकड़ते हैं। ठीक है, यहाँ के जो पुरुष हैं वो शिकार करते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं। जो वृक्षों को काट कर खेती की जाती है उसे कर्तन दहन खेती कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, वृक्षों को काट कर क्या करते हैं ये लोग, खेती करते हैं, और पुरुष जो है वो क्या करते हैं, शिकार और मछलियों को पकड़ते हैं। आगे जानेंगे, आगे क्या है। अगर चीज़ें पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो 1 मिनट के लिए मैं रुकती हूँ, 2 सेकंड के लिए। चलो जल्दी से लाइक कर दीजिए चैनल को और 1 शेयर कर दीजिए, ठीक है, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो महिलाएं क्या पढ़ा था, पुरुष शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं, और महिलाएं क्या करती हैं, महिलाएं भी इनकी काम करती हैं। तो महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः क्या टेपियोका, अनानास और शकरकंद उगाते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि अमेजन बेसिन के निवासी किस चीज़ की फसल उगाते हैं। तो मेन रूप से वो क्या करते हैं, आपकी टेपियोका करते हैं, अनानास और शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि क्या कह रहा है, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, यानी कि मछलियाँ और शिकार मिलना कोई निश्चित काम नहीं है, अनिश्चित है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का क्या करती हैं, भरण पोषण करती हैं। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं ये लोग। जो खेती होती है, मैंने अभी आपको बताया था, वो कर्तन और दहन कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं। किस लिए, खेती के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अमेजन बेसिन के लोग किस तरह की खेती करते हैं, तो वो कर्तन दहन पद्धति की खेती करते हैं, या कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनका मुख्य आहार क्या होता है, मैन्यू का होता है। तो अमेजन बेसिन के जो लोग होते हैं उनका मुख्य आहार मैन्यू का होता है, जिसे क्या कहते हैं, कसावा भी कहते हैं। ठीक है, तो मैन्यूका को ही क्या कहते हैं, कसावा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ आलू की तरह ज़मीन में पैदा होता है। जो मैन्यूका है या कसावा है वो क्या होता है, आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी अंड एवं अंडकोश भी खाते हैं। जो यहाँ के लोग हैं वो चींटियों की रानी को और अंडकोश को भी खाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसी नकदी फसल भी उगाया करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब देखो, हमने अभी पढ़ा है कर्तन दहन की खेती क्या होती है, कैसे होती है, तो ये जानेंगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे, बॉक्स में लिखा है कर्तन दहन की पद्धति क्या होती है। तो कर्तन दहन की पद्धति बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स हो जाता है, इससे स्टेटमेंट अच्छा खासा बन जाता है। कैसे बताऊंगी, कैसे बनता है। तो कर्तन दहन की पद्धति, किसान पहले क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर पे क्या करते हैं, वो अपने वृक्ष एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, ये लोग जलाते हैं, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जलाने के बाद पोषक तत्व क्या होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर वर्षों तक फसल पैदा करते हैं, यानी कि वर्षों तक क्या करते हैं, फिर फसल पैदा करते हैं। नेक्स्ट, फिर क्या करते हैं, जमीन के इस टुकड़े को बार बार प्रयोग से मिट्टी का क्या होता है, पोषक तत्व समाप्त हो जाता है, फिर इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। फिर क्या करते हैं ये लोग, इस टुकड़े को छोड़ देते हैं। इसके बाद फसल उगाने के लिए क्या करते हैं, दूसरे स्थान को साफ करते थे। इस पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी क्या हो जाती है, आपकी पुनः उपजाऊ हो जाती है, और लोग इस भूमि के टुकड़े को क्या करते हैं, फिर से जोत लेते हैं। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने नंबरिंग क्यों की है, क्योंकि कर्तन दहन की खेती के लिए सीरीज वाइज भी क्वेश्चन बन जाता है, यानी कर्तन दहन पद्धति की लिए आपको स्टेटमेंट दे देंगे। ये सारे स्टेटमेंट 1 2 3 4 5, तो इनको क्या करना है, उल्टे सीधे देंगे। वो कहेंगे सीरीज में लगाइए, तो सीरीज में लगाना होगा। पहले क्या करते हैं, वृक्षों और झाड़ियों को काटते हैं, फिर उनको जलाते हैं, और जली हुई वृक्ष और झाड़ी क्या होते हैं, वहाँ पोषक तत्व तो उसी मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर वहाँ पर क्या करते हैं, फसल उगाते हैं। सॉरी गाइज, तो वहाँ पर क्या करते हैं, फसल उगाते हैं, और ज़मीन के इस टुकड़े को बार बार प्रयोग से पोषक तत्व में अभाव आ जाता है, तो इसलिए वो वहाँ छोड़कर दूसरी जगह पर वनों को फिर से काटते हैं, फिर से वही चीज़ें करते हैं। तो ऐसे ही करते रहते हैं। तो जो कर्तन दहन खेती होती है वहाँ पर ये सारी चीज़ें चलती हैं। उसके बाद जब ये फसल अनउपजाऊ हो जाती है, यानी कुछ साल तक फसल करते हैं, फिर क्या करते हैं, उस फसल को छोड़कर दूसरी जगह, यानी कि उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह खेती करते हैं। तो इस सीरीज में ऐसे लगाने को आ जाएगा। तो जो नंबर से आ जाए उससे ही आप लगा लेना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है, किसी भी कंडीशन में आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ। आगे बढ़ेंगे। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में
घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवहन मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर घरों में रहते हैं। तो कुछ लोग कैसे रहते हैं, कुछ लोग मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढाल वाली होती हैं। तो जो मलोका, पहला क्वेश्चन ये बन जाता है मलोका क्या है, तो मलोका एक घर है और ये तीव्र ढाल वाली इनकी क्या होती हैं, छतें होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखोगे। फिर क्या है, फिर कह रहा है कि अमेज़न बेसिन के लोग जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए क्या था, नदी मार्ग ही एक उपाय था। यानी कि अमेजन बेसिन पर पहुंचने के लिए पहले क्या था, नदी मार्ग ही था। ठीक है, पर 1970 में, कब, 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि अमेजन महामार्ग कब बना था, तो ट्रांस अमेजन महामार्ग कब बना, 1970 में बना। कहाँ बना, तो अमेजन लिखा है, तो अमेजन में के लिए जाने के लिए बना। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। वैसे ये क्वेश्चन आया नहीं है, पर मेरा क्या है, मेरा कर्तव्य है कि मैं हर चीज़ को आपको टैकल कराऊं, हर चीज़ को आपको समझाऊं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अनेक स्थान पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं, विकास की ठीक है, करते रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है कि विकास की गतियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। यानी कि जो विकास चल रहा है कि खेती का बढ़ाना, शहरों का बढ़ना, आबादी का बढ़ना, जब आबादी बढ़ेगी तो कृषि की ज़रूरत पड़ेगी, मकान की ज़रूरत पड़ेगी। इस चक्कर में क्या हो रहा है, जैव विविधता वर्षा वन क्या हो रहा है, वन क्या हो रहे हैं आपके धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। जब वन नष्ट होते हैं तो ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त हो रहा है। जो अमेजन बेसिन है उसका सब बड़ा भाग क्या हो रहा है, वहाँ का लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं वर्षा वन लुप्त होने का व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन और बंजर भूमि में बदल जाती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वनों को काटने से क्या हमें हानि होती है, तो सुन लेंगे आप क्या होती है। इनसे मिट्टी की ऊपरी परत क्या होती है, बह जाती है और सघन बंजर भूमि में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये देख पा रहे हो कि यहाँ आपके घने वन हैं, ये आपके घने वन हैं, फिर यहाँ और कम और यहाँ पे और कम होते जा रहे हैं। इस तरह वनों का क्या हो रहा है, नाश होता जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ा था, अब हम गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो ध्यान से सुनिएंगे। क्या कह रहा है, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर क्या करती हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। जो गंगा है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ ही मिलकर उनका निर्माण करती है। फिर कह रहा है कि यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अब आप कहोगे ये कहाँ स्थित है, एक बार मैम क्लियर कर दीजिए। तो फिर से मैं आपकी एक प्यारी सी अर्थ बनाती हूँ। ये आपकी इक्वेटर है, तो ये बात क्या कर रहा है, उत्तर की बात कर रहा है। तो मैंने 10 डिग्री ये आपका उत्तर हो गया और ये आपकी 30 डिग्री उत्तर हो गया। ठीक है, और ये आपकी 23.5 डिग्री मकर रेखा गई है। तो ध्यान देंगे, जो ग्रीन वाला है वो क्षेत्र अपना है। तो 10 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री उत्तर, कितनी, 30 डिग्री। तो ये क्षेत्र आपका क्या हो गया, ये हो गया उपोष्ण। क्या हो गया, उपोष्ण। इसी क्षेत्र में आपका क्या है, गंगा और क्या है, पुत्र बेसिन स्थित है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए, यानी कि इसका कोई विस्तार दक्षिण में नहीं है, ये सारा का सारा उत्तर में ही स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है, घाघरा, कौन कौन सी नदी हैं इस बारे में देखेंगे। तो आपकी क्या है, घाघरा, सोन, एक मिनट, घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी क्या है, गंगा की सहायक नदियां हो जाती हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के नाम ढूंढो। यानी कि आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मुझे क्या करनी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी होंगी। ठीक है, और जब मैं नदी चैप्टर पढ़ाऊँगी तो सारी नदी और सहायक नदी सब चीज़ें आपको कवर करवा दूँगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपद तथा सुंदरबन डेल्टा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये आप देख पा रहे होगे, ये गंगा नदी है, ये वाली, मैं
ये आपकी गंगा नदी है, ठीक है। और यहाँ से ये सारी जो नदियाँ हैं ये मिल रही हैं, ये क्या है आपकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। और ये यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ बंगाल, तो आप देख पाओगे जो बंगाल है, बंगाल में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, जमुना नदी कहते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा मैं रिकॉल करवा दूँ, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है तुम्हारी, ठीक है। तो जो 1 मिनट गाइस, गले में बहुत दर्द है और छाले भी हो रहे हैं, तो बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक लूँगी मैं, फिर मैं आपको क्लास कंटिन्यू करती हूँ। चलो आ जाओ। तो क्या है, जो आपकी ब्रह्मपुत्र है यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो ये तिब्बत चीन, तो इसको तिब्बत में क्या कहते हैं, इसका तिब्बत में इसका नाम है यारलंग गांगबो। इसको तिब्बत में यानी कि चीन में क्या कहते हैं, इसको चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को चीन में क्या कहते हैं, सांगपो के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में इसको कहा जाता है जमुना। क्या कहा जाता है, जमुना। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश जब पहुंचती है तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। और असम में इसे क्या कहा जाता है, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र रहता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या पड़ जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग या सिहांग के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। मैं आपको रिवर की एक अलग से सेपरेट क्लास लूँगी, उसमें मैं आपकी सारी रिवर, जो इम्पोर्टेंट रिवर है जो सीटेट में आ सकती हैं, उनको मैं क्लियर कराऊँगी, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो वही जानेंगे आगे। इस बेसन की मुख्य विशेषता है कि मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो बेसन बनाते हैं वो नदियाँ, तो इनमें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा चाप झील पाई जाती हैं। मैंने चाप झील के बारे में आपको पढ़ाया है, क्या होती हैं। जब नदियाँ इस तरह विसर्ग बनाते हुए चलती हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर क्या होता है कि यहाँ से ये लूप ये कट जाता है। तो ये जो कट के इधर रह गया है ये वाला हिस्सा, 1 मिनट, तो यही क्या करता है, यही आपका चाप झील कहलाता है। ये ऐसा, तो इसे ही क्या कहते हैं, चाप झील कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून के मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। जो अमेजन है ब्रह्मपुत्र और गंगा का, वहाँ पे बारिश कब होती है, मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक क्या होती है, बारिश होती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ गर्मी और शीत ऋतु में क्या होती है, ठंडक होती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों को नाम बताइए जहाँ से गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले बॉक्स देखना इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नाम बताइए। तो हमने आपको अभी बताया है, चीन में इसको सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सिहांग कहते हैं इसको, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बाकायदा मैप से आपको सारी रिवर कंप्लीट करवा दूंगी, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बस पढ़ाई करते रहिएगा। और आपका कमेंट होना चाहिए जब रिजल्ट आए, ठीक है, कि मेरा रिजल्ट, मैम मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया है, ठीक है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियां हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। आपको पता है जब जनसंख्या वितरण होता है उसमें क्या होता है, पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट की भूमिका होती है, जो कि मैंने आपको अगली क्लासों में बता चुकी हूँ ये चीज़ें, ठीक है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त होता है, यानी कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का पर्वतीय क्षेत्र वहाँ कम लोग रहेंगे, बल्कि मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या हो जाता है, अधिक। अगर क्वेश्चन बनता है कि किस बेसिन में जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन पे हो जाता है। यहाँ की मिट्टी क्या है, उपजाऊ है। जब मिट्टी उपजाऊ होगी तो लोग बाग भी रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोग एक मुख्य व्यवसाय कृषि है, धान, ठीक है। तो यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है कृषि है, वो क्या हो जाता है, धान हो जाता है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें क्या हो जाती हैं, यानी कि मेन फसल क्या है आपकी, धान हो जाती है। अगर धान के अतिरिक्त भी ये इनमें से कोई क्वेश्चन में डाला है ऑप्शन, तो वो भी सही हो जाएगा, यानी कि गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा भी यहाँ पर उगाए जाते हैं।
और क्या होता है, गन्ना, जूट जैसी नगदे फसलें भी उगाई जाती हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी हैं। किसके? केले के बागान यानी कि बगीचे भी हैं। पश्चिम बंगाल और असम में क्या होता है, चाय के बागान मिलते हैं। बिहार और असम में सिल्क के कीड़े का संवर्धन कर सिल्क उत्पादन किया जाता है। तो स्टेटमेंट में अगर वो डालता है कि पश्चिम बंगाल और असम में सिल्क के कीड़े का संवर्धन होता है, तो स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि असम और बंगाल में क्या है, चाय के बागान मिलते हैं। और बिहार और असम में, यानी कि बंगाल और असम डालता है तो ये गलत हो जाएगा, पर बिहार और असम में सिल्क और कीड़े के संवर्धन का कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। मध डालने वाले पर्वतीय और पहाड़ी वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, मध डालने वाले जो पर्वतों और पहाड़ियों पर हैं वहाँ पे क्या करते हैं, वो वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। वेदिकाएं क्या होती हैं, मान लो ये ढाल वाले पर्वत हैं। ठीक है, ये आपके ढाल वाले पर्वत हैं, तो वो ऐसे करके लाइन बना देते हैं और यहाँ पर फसलें उगाते हैं। क्यों लाइन बना देते हैं, कि पानी यहाँ से जब ऐसे बहकर आएगा ना, ऐसे पानी, तो वो पानी यहाँ पर रुक सके, क्या हो सके, पानी यहाँ पर रुक सके। तो इस तरह की खेती करने के लिए क्या कहते हैं, इन्हें वेदिकाएं कहते हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विभिन्न भू आकृति के अनुसार वनस्पति में विभिन्नता क्या होती है, पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पेड़ कौन कौन से हैं, सागवान के हैं, साखू के हैं, पीपल के हैं, और उष्णकटिबंधीय क्या होते हैं, पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग में घने बांस और घने झुरमुट पाए जाते हैं। जो ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग है वहाँ पे आपके घने बांस और झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा है। जो डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है, मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश में ठंडी जलवायु और तीव्र ढाल वाले भागों में क्या होते हैं, चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन बन जाता है फर पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो वे आपके अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में, यानी कि उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में, तो ये पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब हम अपना बॉक्स देख लेते हैं, ये वाला ऊपर फिर नीचे देखेंगे। ठीक है, दोनों बॉक्स टैकल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था ना, जनसंख्या घनत्व। तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, और आंसर होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, तो स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा। अब उदाहरण के लिए क्या किया उन्होंने, उत्तराखंड का कितना था, 189 यानी कि 189, और पश्चिम बंगाल का 1029 हो जाता है, और बिहार का 1102 क्या हो जाता है, जनसंख्या घनत्व हो जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आप देख पा रहे होगे, सबसे ज़्यादा बिहार का है, फिर पश्चिम बंगाल का, और फिर क्या हो जाता है आपका उत्तराखंड का हो जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है जूट, सिल्क एवं ये हस्तशिल्प की चीज़ें हैं कि इनसे क्या बनता है, तो बांस से डलियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आप पढ़ रहे हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन के बारे में, वहाँ की आपको क्या क्या विशेषताएं हैं वो चीज़ें पढ़ रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं अगर विशेषताएं में आता है तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था, वेदिका के बारे में पढ़ा था। वेदिका क्या होती है, तो वेदिका का निर्माण है वो खड़ी ढलानों पर होता है, मैंने अभी आपको बताया है। समतल सतह बनाकर क्या करते हैं, ये कृषि करने के लिए ढलानों पर क्या करते हैं, ढलानों को इसलिए हटाया जाता है जल का प्रभाव तीव्रता से ना हो सके। ये देखो, इन्होंने ये देखो ये ढलानें हटा दी, ये लाइन सी दिख रही हो, ऐसी ढलानें हटा देते हैं जिससे जल का प्रभाव तीव्रता से ना हो, यानी कि रुक कर जल जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। जो नदी बेसिन है गंगा ब्रह्मपुत्र का, वहाँ पे कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे आपका हाथी हो गया, हाथी, बाघ, हिरण, बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। फिर कह रहा है कि डेल्टा क्षेत्र में क्या होता है, डेल्टा क्षेत्र में आपका बंगाल टाइगर, मगर, घड़ियाल पाए जाते हैं। तो बंगाल टाइगर अगेन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से,
जलीय जीव, जब जल है तो जलीय जीव तो पाए जाएंगे। फिर क्या है, रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां पाई जाती हैं। अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये वाला जो आपका है पैराग्राफ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक सींग वाला गेंडा, बंगाल टाइगर यहाँ पर पाया जाता है। फिर रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। मछली चावल इसी क्षेत्र में रहने वालों लोगों का क्या है, मुख्य आहार बन जाता है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ना है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के आलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जल है वो आलवणी जल है। आलवणी जल मतलब जो हमारे पीने योग्य जल है, वहाँ पे एक प्रकार की क्या पाई जाती है, डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, इस डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में, यानी कि जैसे आप लोग जिस गाँव से हो, जिस सिटी से हो, वहाँ की अलग अलग भाषा होती है ना, तो उसी भाषा को स्थानीय भाषा कहते हैं। तो वहाँ की स्थानीय भाषा में इस डॉल्फिन को क्या कहा जाता है, सूसू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूसू अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र के आलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन होती है, इसे स्थानीय भाषा में सूसू अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सूसू की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चलता है, यानी कि अगर ये मछली वहाँ पर है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि ये जल बहुत ही शुद्ध है, क्योंकि ये वाली फिश जो है वो आपको शुद्ध जल में ही मिलेगी, अशुद्ध जल में नहीं मिलती है। ठीक है, रसायन की अत्यधिक मात्रा और गैर उपचारित औद्योगिकी एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है, यानी कि जब गंदगी बढ़ जाएगी नदियों में तो ये डॉल्फिन वहाँ पर नहीं पाए जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे ये फिर से अगेन एक स्टोरी है, उसे पढ़ते हैं। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र किशोर राजीव तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया है। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार, वेलिनेरिया, हाइड्रल मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है, वहाँ इस जमीन पर धान, मक्का, दलहन जैसी फसलें बोते हैं। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वहाँ के लोग बहुत ही क्या है, संतुष्ट हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, स्टोरी है तो जहाँ इंपॉर्टेंट होता है वहाँ मैं आपको पहले ही चीज़ें बता देती हूँ। ठीक है, पकड़ने, खाने और बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं जिन्हें वह पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं, और यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रखता है। जब तक पास के शहरों में का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता है तब तक क्या होता है, मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं होता है। यानी कि जब तक क्या होगा, जब तक ये प्रदूषण या नदियों में नहीं पहुंचेगा वहाँ पर मछलियाँ रहेंगी। जब नदियाँ गंदी हो जाएंगी तो आपको नदियों में मछलियाँ नहीं मिलेंगी। फिर देखो, सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तेजी लाने के लिए क्या किया है, जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने एक मुहिम चालू की थी। वो थी, प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। अगर क्वेश्चन आ जाता है स्वच्छ भारत मिशन किसके लिए यूज हुआ था, तो आपको पता है साफ सफाई के लिए, यानी कि स्वच्छता के लिए हुआ था। कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2014 को हो जाता है। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। आगे बढ़ेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र के क्या होता है, कई शहर पाए जाते हैं, जैसे इलाहाबाद है, कानपुर है, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक वाले आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर क्या है, स्थित हैं। ठीक है, इन शहरों में यह स्थिति उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग, रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली क्या है, माध्यम है। फिर क्या रहा है, कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। जो कोलकाता है वो किस नदी पर स्थित है, हुगली नदी पर स्थित है, और ये क्या है, महत्वपूर्ण पत्तन हो जाता है। जो कोलकाता का हुगली नदी है ये क्या हो जाती है, एक महत्वपूर्ण पत्तन हो जाता है। पत्तन यानी कि बंदरगाह हो जाता है। मैदानी क्षेत्र में क्या है, कई बड़े बंदरगाह हैं। ठीक है, अब आगे एक बॉक्स फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नमामि गंगे कार्यक्रम है वो किसके लिए शुरू किया गया था, तो नाम से ही पता चल रहा है, गंगा, गंगे मतलब गंगा, तो गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम
कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगर क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी के संरक्षण के लिए किस प्रकार का कार्यक्रम या मुहिम स्टार्ट हुई थी, तो वो हो जाती है आपकी नमामि गंगे। ठीक है बेटा, याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करनी है और आपको सीटेट क्वालिफाई करना है। अपने माँ बाप के आपके माँ बाप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको भी हार्ड वर्क करना है। अगर आपको आलस आ रहा है ना पढ़ने में कि आज पढ़ाई का मूड नहीं है, ये नहीं है, तो एक बार अपने माँ बाप की ओर देख लेना, ठीक है, कि वो कितनी मेहनत करते हैं आपके पढ़ाने के लिए, आपके खाने पीने के लिए, आपके कपड़े देने पहनने के लिए। इन सब के लिए आपके माँ बाप भी तो मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी मेहनत करिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, पर्यटन इस बेसन की एक महत्वपूर्ण क्रिया। आगरा में क्या है, आगरा कहाँ पर स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित ताजमहल। अगर क्वेश्चन बनता है आगरा किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। ताजमहल, तो ताजमहल भी कहाँ हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे। इलाहाबाद कहाँ, इलाहाबाद गंगा और यमुना नदी का संगम है। जो इलाहाबाद है वहाँ पे यमुना और गंगा नदी दोनों का संगम है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप है। लखनऊ में क्या है, इमामबाड़ा है। असम का काजीरंगा और मानस वन्य प्राणी का अभ्यावन तथा अरुणाचल प्रदेश में विशिष्ट जनजातियाँ संस्कृति के दर्शन स्थल स्थित हैं। तो ध्यान रखेंगे, आगरा में आपका ताजमहल है और उत्तर प्रदेश बिहार में बौद्ध स्तूप है। लखनऊ में आपकी इमामबाड़ा है और असम और में काजीरंगा है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे इनको। आगे बढ़ेंगे। आगे आपका लेसन हो गया है फिनिश। और बस पढ़ाई पे फोकस करिएगा गाइस, मैं यही कहूँगी। एक बार मेहनत करिए और अपना सीटेट क्वालिफाई करिए। और देखो एनवीएस ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, तो एनवीएस के फॉर्म भी फिल करवाए जाएंगे, लेकिन इसकी डेट आपको क्या है, इसमें आपको भी मौका मिलेगा, मेरे हिसाब से आपको मौका मिलेगा। इसका नोटिफिकेशन आई थिंक 15 तारीख, मैं इसकी डिटेल में देख के बताती हूँ, पर मुझे लगता है एनबीएस में आपको मौका मिलेगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि हमें इस बार सीटेट क्वालिफाई करना है और आने वाली जो भी वैकेंसियाँ उनमें हमें अपना फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होना है। तो उसके लिए मैंने आपको 3 मंत्र बताए थे, वो मंत्र आपको फॉलो करना है, उससे आपका सीटेट 100% क्वालिफाई हो जाएगा। डेली आपको इंग्लिश हिंदी का पैराग्राफ सॉल्व करना है और अपनी जो भी चीज़ें हैं पेडागोजी वगैरह, तो इनको टैकल करना है। इन पर मैं फिर से एक वीडियो लाने वाली हूँ, जल्द ही लाऊंगी, बस थोड़ा सा टाइम मिल जाए मुझे। और जब तक आप पढ़ते रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, चीज़ों को क्लियर करिएगा और क्या है, मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जिससे कि जो गलतियाँ होनी है वो घर पर हो जाएंगी, आपके एग्जाम हॉल में गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।